Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. दोस्तों एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। देखिए अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अपनी सीरीज में आईसीटी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था फर्स्ट डे कि ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल साइंस का जो हिस्सा है, जो दूसरे एग्जाम में जहाँ पे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन यूपीएससी में कम पूछे जा सकते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी डिसीज वगैरह के ऊपर। इसलिए जो करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एक नया सेगमेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में, या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, या इससे एसोसिएटेड जो और भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल मैंने यहाँ पर जो आर्टिकल खत्म किया था उसका आधा हिस्सा ही कवर किया था हमने, तो एक बार हम फिर से उसको कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने न्यूज़ है कि बेंगलुरु बेस्ड जो एक स्टार्टअप है QNU लैब्स, इसने क्या है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आधुनिक संचार की खोज की है कि भाई हम QKD यानी कि ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके माध्यम से हम कैसे मॉडर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें या क्वांटम प्रौद्योगिकी की बात करें, देखिए हमारा जो पारंपरिक जो फिजिक्स का मॉडल है उसमें जो फिजिक्स के नियम है, जैसे कि न्यूटन का पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। एक प्रकार से ये जाड़त्व का नियम भी है। तो ऐसे जो नियम है फिजिक्स के, जो भी नियम है, तो वो हर जगह लागू होते हैं फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट में। लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो वो नियम लागू नहीं होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है क्वांटम फिजिक्स में कि जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल होता है, हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम का मीनिंग ये है कि जो एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका उपयोग करना। तो यहाँ पर जब हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जो पदार्थ एवं ऊर्जा के जो नियम हैं वहाँ उनकी व्याख्या क्वांटम भौतिकी के नियमों के अनुसार होती है, क्वांटम फिजिक्स के, ना कि ये जो फिजिक्स के माँ के नियम है। जैसे कि मैंने आपको न्यूटन का नियम का एग्जांपल दिया। जैसे कि अगर हम देखो यहाँ पर एग्जांपल दूं मैं आपको कि जैसे हम जो भी पारंपरिक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो हमने जैसे मान लो इसमें कुछ भी टाइप किया, मानकर चलिए कि मैं आपका डेटा फिल कर रहा हूँ, एक सीट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, और आप लोगों के नाम वगैरह फिल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से ABCD XYZ कुछ भी लिखा, तो कंप्यूटर जो इसको रिसीव करेगा वो 0 और 1 जो बाइनरी नंबर है इसके फॉर्म में रिसीव करेगा। लेकिन तो या तो वो 0 करेगा या 1 करेगा। तो कहने का मतलब जैसे कि मैं आपसे फ़ोन में बात कर रहा हूँ, या सेना में एक हेडक्वार्टर है, राजस्थान में सेना का एक बेस बना हुआ है और दिल्ली में वो बात कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ बात कन्वे की जा रही है। तो क्या है, अगर वो सिंपल भाषा में बात करेंगे, तो सिंपल भाषा में अगर बात करेंगे तो फिर तो भाई दूसरे इंटरसेप्ट कर सकते हैं जो हमारे दुश्मन देश है, चीन है, पाकिस्तान वगैरह, या वहाँ की जो एजेंसी है। तो हम उसके लिए क्या है, पहले कंप्यूटर जब जो अभी जो पारंपरिक हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वहाँ पर बाइनरी नंबर में वो कोड्स कन्वर्ट हो जाता है 0-1 के फॉर्मेट में, और फिर वो कोड में जाती है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी सामान्य वार्तालाप होता है उसमें हम सामान्य जो बात करते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर इसी कोई सीक्रेट उसमें करना हो तो हम उसको कोई कोड में बदल देते हैं। तो कंप्यूटर जो भाषा रिसीव करता है वो 0 या 1 की करेगा, यानी एक टाइम पे वो 0 या 1 की ही, या तो 0 करेगा या 1 करेगा। कल मैंने आपको एक जो प्लग की बटन होती है उसका एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि मैं आपको फिर से अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे ये अभी ये 1 है और ये 0 है, फिर ये 1 है, ये 0 है, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन क्या है, क्वांटम फिजिक्स में ये जो होते हैं 0-1, हम इन दोनों की एक साथ उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप मान के चलिए मेरे पास 2 चॉकलेट हैं और ये दो कंपनी की, एक 2 चॉकलेट है मेरे पास, एक 5 स्टार है और एक डेयरी मिल्क है। अब यहाँ पर आप कहीं थे नहीं, आप यहाँ पे थे नहीं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैंने दोनों को एक एक चॉकलेट दे दी है। अब आप आए तो आपको पता नहीं है कि मैंने कौन से बच्चे को कौन सी चॉकलेट दी गई है। तो आप एक ऐसी हिडन सिचुएशन समझिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें दोनों, एक बच्चे के पास कोई भी चॉकलेट हो सकती है, या हम ये भी कह सकते हैं इसको, आप थोड़ा सा जादुई भी हमें इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास एक ऐसी स्थिति है कि वो दोनों चॉकलेट भी एक बच्चे के पास हो सकती हैं और दोनों बच्चों के पास चॉकलेट वितरित हो सकती हैं। तो ये ऐसे नियम होते हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। यही चीज़ कहलाई जाती है क्वांटम फिजिक्स। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको 0-1 का एग्जाम्पल दिया था, हम उसका एक साथ यूज़ कर सकते हैं 0-1 का, इसको हम बोल देते हैं क्यूबिट्स। और इसके सुपर इम्पोजिशन, ये जो 0-1 में एक साथ उपयोग करने की दोस्तों जो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम बोल देते हैं सुपर इम्पोजिशन।
एक्सक्यूज मी, इसको हम सुपर पोजिशन बोल देते हैं। अब थोड़ा सा और कीवर्ड्स की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर क्वांटम, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, क्वांटम संचार यानी कि क्वांटम कम्युनिकेशन में, फिर क्वांटम सिमुलेशन में, और क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी में, मापन की जो प्रणालियाँ हमारे वेदर वगैरह है और भी दूसरे वहाँ पर। तो जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि बाइनरी बजाय जो बाइनरी नंबर का हम उपयोग करते हैं उसकी तरह हम कीवर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। उसका मैंने पहले ही एग्जांपल दे दिया। और यहाँ पर हम सब एटॉमिक इस तरह की ये पार्टिकल होते हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन के लेवल की, उनका हम उपयोग करते हैं। फिर यहाँ क्वांटम संचार की दोस्तों बात करें तो अभी हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास दो मेथड होती है, एक तो इंटरनेट के द्वारा जो नेटवर्क पहुँचाना और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। तो वहाँ पर जो है हम वहाँ पर भी हम क्वांटम बिट्स का उपयोग कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो अभी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हम क्वांटम लेवल में उपयोग करेंगे तो हर फील्ड में फिर इसका उपयोग हो जाएगा, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ही सिक्योर और ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। इसमें जो तकनीकें प्रयोग की जाती हैं उसमें है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन, QRNG, और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, दो टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाती हैं। फिर दोस्तों एक है क्वांटम सिमुलेशन। ये क्या है, ये स्पेशली तरीके से तैयार किए गए डिज़ाइन कंप्यूटर हैं और इनका जो उद्देश्य है वो है भौतिक जगत के पदार्थों और रासायनिक अभिक्रियाओं का सिमुलेशन कर देना है, यानी कि उनको क्वांटम लेवल पे ले जाकर कुछ समस्याओं को सॉल्व करना है। फिर जब हम क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग कण जैसे फोटान और इलेक्ट्रॉन का सेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है, सेंसर के तौर पर उपयोग करते हैं। और ये कण जो है जैसे कि फोर्स है, बल है, गुरुत्व है, विद्युत क्षेत्र आदि के मापन के लिए आधुनिक तकनीकों में अत्यंत संवेदनशील सेंसर के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। यानी कि देखिए अभी हम जो इनको मेजर करते हैं तो उनको हम क्वांटम लेवल में मेजर करेंगे तो कितनी ज़्यादा सटीकता नहीं आ जाएगी, उस प्रणाली को ये क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से हम कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की तो इसको किसने डेवलप किया है, तो जो QNU लैब्स है उसने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDX की मदद से QKD प्रणाली को विकसित किया है। अब ये IDX जो है रक्षा नवाचार संगठन का एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो रक्षा नवाचार संगठन है तो उसके अंदर का ये फ्रेमवर्क है IDX। तो इसकी सहायता से इसने और QNU लैब्स ने मिलकर विकसित किया है क्वांटम क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो DIO है ये क्या, ये IDX है, ये क्या है, रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य से बनाया गया है इनोवेशन के लिए डिफेंस सेक्टर में। फिर IDX का उद्देश्य की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये नवाचार है, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है। QKD हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सेना वाला एग्जांपल दिया था कि सेना वाला क्या है कि उनने जो बात कर रही, मान लो राजस्थान में जोधपुर में एक बेस है, वहाँ से कोई हमारी बैटल वगैरह चल रही है पाकिस्तान के साथ, या लद्दाख में हमारा कोई बेस है और वहाँ से चाइना के साथ कोई बैटल चल रही है, वहाँ से दिल्ली में संदेश भेजे जा रहे हैं। तो सिंपल भाषा में तो बात नहीं की जाएगी, हमारे जो शत्रु देश हैं वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं उसको। तो पहले हम कंप्यूटर का यूज करते थे, कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर का 0 और 1 का एक मतलब एक टाइम पे 0 या 1 का उपयोग करता है, इसका बना के वो कोड के फॉर्म में बात को कन्वे करता था। उसकी जगह फिर क्या हुआ कि हम जो है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के जब हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और उसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको इनक्रिप्टेड कर दिया जाता है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में। जैसा कि हमने कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में जब हमने इकोनॉमी में देख रहे थे उसके टाइम पर हमने देखा था कि उसको हम इनक्रिप्टेड कर देते हैं क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से, तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। अब उससे भी नेक्स्ट लेवल में आ गए हम जहाँ पर क्वांटम प्रौद्योगिकी का यूज़ करेंगे, क्वांटम क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें भी हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेंगे, सब एटॉमिक लेवल पर उपयोग करेंगे। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो ये क्या है, ये भी एक सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकी है और इसके तहत क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग किया जाता है। फिर इसके तहत क्या होता है, इसमें शामिल जो दो पक्ष हैं जैसे कि मैंने कि जोधपुर और दिल्ली या लद्दाख या दिल्ली, तो यहाँ पर दो पक्ष में एक साझा गोपनीय कुंजी उत्पन्न की जाती है और ये कुंजी जो होती है, जो की होती है, इसका उपयोग मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो जो ट्रेडिशनल, फिर हम जब क्रिप्टोग्राफी के लेवल में आए दोस्तों तो वहाँ पे क्या होता था कि सुरक्षा आमतौर पर इस तथ्य पर वहाँ पर जो सुरक्षा होती थी वो इस चीज़ पे बेस होती थी कि हैकर या हमलावर एक निश्चित जो गणितीय समस्या को हल करने में असमर्थ होता है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में जब तक वो आप उसके ब्लॉक्स वगैरह को नहीं तोड़ेंगे या माइनिंग वगैरह से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे करने में असमर्थ होता, तो उस पर बेस होती थी इसकी सुरक्षा। अब क्या है, हम क्वांटम फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगी और नेक्स्ट जनरेशन होगी। तो इसके लिए दो नियमों का उपयोग किया जाता है दोस्तों, एक है सुपर पोजिशन और दूसरा है एंटेंगलमेंट। इसके बारे में बात करें, देखिए कल ही जो है, एक दिन पहले ही हमारे जो यूनियन कैबिनेट है उसने नेशनल क्वांटम मिशन को अनुमति दी है। तो ये जो मिशन आया वो हमारे मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ है वो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और लास्ट ईयर क्यूबिट्स के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा सका है। दोस्तों जब हम सुपर पोजिशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पारंपरिक कंप्यूटिंग प्रणाली है वहाँ पर हम 0 1 का उपयोग करते थे, यहाँ पर दोनों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, ये क्वांटम इंटेंगलमेंट में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन के लेवल, एटम के लेवल पर जाते हैं और हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दो फोटॉन हैं, तो वो चाहे कितनी भी दूर हों, अगर हम उनको क्वांटम क्वांटम एंटेंगलमेंट की सिचुएशन में लेके आए, तो जब एक में हम कुछ बदलाव करते हैं तो दूसरे में भी बदलाव देखने को मिलता है। शब्दावली के स्तर पर बोलें तो ये उप परमाणु कण इस तरह से उलझे जुड़े होते हैं कि एक में किसी प्रकार का परिवर्तन दूसरे कण को भी बाधित करता है, भले ही दोनों ब्रह्मांड के दो विपरीत छोर पर हों। तो आप सोच के देखो ये कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी दूर वाली प्रभावी वाली चीज़ नहीं हो जाएगी, और कितना बेहतर इसका उपयोग किया सकता है, मतलब कितनी एडवांस चीज़ नहीं हो जाएगी। तो जैसे कि हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नैनो लेवल पे 1 मीटर के 1 मिलियन हिस्से की बात जब हम करते हैं 1 अरब हिस्से की, तो उसी लेवल पे जब ये चीज़ें की जाएंगी तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। थोड़ा सा और हम यहाँ पर देखें क्वांटम जो की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, कोई जो यूजर्स है वो बिना किसी चिंता के अपने डेटा को इसमें संचार कर सकता है, इस विश्वास के साथ कि उसका डेटा कोई भी इंटरसेप्ट कि उसका डेटा कोई व्यक्ति इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब कि उसका उपयोग कर सकता है, इस बात की उसको चिंता नहीं होगी, इंटरसेप्ट कर रहा हो वो उपयोग कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेषक होता है, सेंडर से जो इन्फॉर्मेशन को भेजने वाला है, तो उपग्रह को विशेष क्वांटम अवस्था के दो एंटेंगलमेंट फोटॉन उत्पन्न करने के निर्देश देता है। देखिए अभी एंटेंगलमेंट में क्या होगा कि एक में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो दूसरे में भी हो जाएगा, और फिर वो कितनी भी दूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, तो उसका उपयोग किया जाएगा। ये फोटॉन फिर दोनों ग्राउंड स्टेशन पर भेजे जाते हैं, जैसे एक हमने जोधपुर का एग्जाम्पल लिया था दिल्ली का, या फिर लद्दाख और दिल्ली का। और फिर यहाँ पे क्या है, जो प्रेषक और प्राप्त करता है, जो सेंडर्स है और जो रिसीवर है, उसके द्वारा फोटॉन की क्वांटम स्थिति की तुलना यह जांचने के लिए की जाती है कि यह क्या उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है, यदि नहीं तो वे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए कोड बनाने हेतु फोटॉन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से मतलब ये क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपर पोजिशन का उपयोग करके इसको हम काफ़ी सिक्योर तरीके से क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपना कम्युनिकेशन बहुत ही सिक्योर लेवल पे ले जा सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अभी आप ये समझ गए होंगे। फिर यहीं पर देखिए हम क्वांटम इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो रिसर्चर्स ने उनने क्वांटम जो इन्फॉर्मेशन है को एक बुनियादी नेटवर्क पर सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किया है, यानी कि हम वहाँ पर भी फिर से वही क्वांटम जो फिजिक्स के रूल का उपयोग करेंगे, 0 1 की जगह 0 1 के सुपर पोजीशन का उपयोग करेंगे। इस तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हम जो करके उपयोग करके इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे वो क्वांटम इंटरनेट कहला जाएगा। ये और ये जो ट्रेडिशनल इंटरनेट है उससे विपरीत रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल इंटरनेट में हमारा सिस्टम वही 0 1 वाले सिस्टम पर काम करेगा। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे सामने वो है प्रूफ ऑफ स्टैक प्रौद्योगिकी, प्रूफ ऑफ स्टैक टेक्नोलॉजी। देखिए कुछ शब्द हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टैक टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, तो दोस्तों जब भी हम नॉन फंजिबल टोकन्स की पहले हमने बात करी हुई है, फिर क्रिप्टो करेंसी की बात की हुई है, तो इसको बनाने के लिए क्या है, इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म में अब नई चीज़, ये जो चीज़ जुड़ गई है कि अब ये मर्ज सॉफ्टवेयर का उपयोग करने लगा है और यह एक प्रूफ ऑफ स्टॉक सिस्टम पे काम करेगा। तो हमको इसके बारे में देखना है। देखिए जब हम ये इसकी बात करें कि मर्ज और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में, तो ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है इथेरियम। और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है ऐप्स बनाने के लिए, स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स के लिए, यहाँ की क्रिप्टो टोकन्स बनाने में उपयोग किया सकता है। तो ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो हमको क्रिप्टो से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट अगर हमको करना है क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से, या नई करेंसी बनाना है या टोकन्स बनाना है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। और मर्ज जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग क्या है, इथेरियम ब्लॉकचेन पर लेन देन के दौरान होने वाली ऊर्जा की खपत को कम करना है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है मर्ज जो है इसमें आया हो, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो करेंसी के जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जब भी हम कॉइन्स वगैरह निकालने के लिए माइनिंग की प्रोसेस करते हैं वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये एनर्जी खपत को कम करेगा। अब थोड़ा सा और आगे देखें तो क्या है कि ये ब्लॉकचेन पर वितरित या विकेंद्रीकृत एक लेजर तकनीक है। इसे पहली बार क्रिप्टोग्राफी और डिज़ाइन और विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो हम क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के बारे में पहले ही देख चुके हैं, पहले भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। जो ये वाली इन्फॉर्मेशन आई है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों।
कुछ और एसोसिएटेड जो शब्दावली हैं साथियों, जैसे कि बिटकॉइन माइनिंग। तो बिटकॉइन माइनिंग्स में क्या होता है कि बिटकॉइंस जनरेट करने के लिए या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने के लिए हम माइनिंग वगैरह का उपयोग करते हैं। तो ये माइनिंग में क्या होता है कि स्पेशल कैटेगरी कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं जिनकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, और उससे वो कुछ गणितीय पहेलियाँ होती हैं उसको सॉल्व करते हैं, और उससे फिर उसको जो बिटकॉइंस वगैरह मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये माइनिंग के लिए पूरी की पूरे बड़े बड़े सेंटर इस्टाब्लिश किए जाते हैं, और ज़्यादातर ये जो माइनिंग के सेंटर्स हैं वो बिजली की खपत कम हो, इसलिए जो ऐसे देश हैं जहाँ पर काफ़ी जो बर्फीले देश हैं प्रकार से या ठंडे देश है वहाँ पर ये काम किया जाता है, जैसे कि चीन है, यूएस है या कजाकिस्तान वगैरह है। तो वहाँ पे क्या है कि एक तो एनर्जी जब इसमें उपयोग की जाएगी, तो एक तो जब ये कंप्यूटर चलाए जाएंगे तब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उनको ठंडा करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर इस तरीके से वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, तो माइनिंग वहाँ पे जारी की गई है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं की जाती है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। अभी देखिए अभी क्या होता है कि अगर हम ब्लॉकचेन में जो लेन देन होता है तो उसकी प्रणाली को हम देखें, जो हमारे सामने यहाँ पे न्यूज़ आई थी, न्यूज़ हमारे सामने इस आर्टिकल में यह है कि इथेरियम जो प्रूफ ऑफ स्टैक प्रौद्योगिकी, तो ये प्रूफ ऑफ स्टैक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है ये हमारे लिए समझने का मुद्दा है। तो देखिए अभी क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जैसे कि अगर आप कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, जैसे आपने वजीर एक्स डाउनलोड किया तो आप ऐसे समझ लीजिए, फिर आपने वहाँ से बिटकॉइंस वगैरह आपको खरीदना है, तो उसमें खरीदने में या आपको बेचना है, कुछ भी ऐसी प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पारंपरिक मैंने बताया था, एक मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों को हमारी जो एडोब वाली फाइल होती है वो शेयर की है जो ऑनलाइन होती है, तो उसमें मैंने जो भी चेंजेस किए हैं, हाईलाइट वगैरह किया है, या ये वाली जो फाइल हमारे सामने है ये मैं आपको शेयर करता हूँ, तो जो कुछ भी चेंज है वो आपको दिखेगा। अब इसमें कोई और पर्सन जहाँ जहाँ चेंज करता जाएगा तो वो मेरे को दिखेगा। अब इसको सिस्टम को हम इस तरीके से इनेबल कर दें कि इसमें जो कुछ भी चेंज होता जाएगा वो सभी को दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एक व्यक्ति आता है जो नया, और हमारे ही बीच का कोई नया व्यक्ति अगर उसमें कुछ चेंज कर देता है तो वो सबको दिखेगा, या कुछ डिलीट कर देता है, कुछ हाईलाइट था उसने उसको हटा दिया, कुछ नया हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से अगर सबके पास ये एक्सेस रहेगी तो उसमें कुछ गड़बड़ी करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह रखने हैं, जैसे कि मान लो ज़मीन के रिकॉर्ड्स थे, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आए, तो हो सकता है जो चौथी पीढ़ी वाला इंसान है वो जानकारी छुपा दे और पांचवी पीढ़ी वालों को कम बताए कि इतनी ही ज़मीन थी। तो अब पांचवी पीढ़ी के पास तो वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल तरीका होगा, लेकिन जब ऐसा बहुत सारा डेटा हो या बहुत दूसरे सेक्टर हो जहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर ये पॉसिबल कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहाँ पे हर जो एसोसिएटेड व्यक्ति है उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट की मान लो क्रिप्टो कॉइन्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए, कुछ भी, तो एक ब्लॉक जनरेट होगा, और ये ब्लॉक जो है इससे सर्वर पे जो एसोसिएटेड और भी अलग अलग कंप्यूटर है वहाँ पे मौजूद जो नोड है उन प्रतिभागियों को भेजा जाएगा, और वो क्या करेंगे, अलग अलग जो सर्वर पर मौजूद हैं वो इसकी पुष्टि करेंगे। एक प्रकार से वो माइनिंग वाले जो कंप्यूटर एंड सिस्टम है वो इसकी पुष्टि करेंगे, और इसके बदले में क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क के लिए, चूंकि उन्होंने इस काम को प्रूफ किया है, उनको नोट्स को पुरस्कृत किया जाता है। आमतौर पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो उनको कुछ मात्रा मिलती। तो ये ब्लॉक जो है मौजूदा फिर ब्लॉकचेन से जुड़ जाता है, और ये नया जो आपको खरीदना था वो मिल गया, और ये पता चल जाएगा बाकी की जितने भी रिलेटेड स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि ये नीचे वाले से अगर आप राइट साइड चलेंगे यहाँ पर, तो फिर इस अपडेट को पूरे नेटवर्क में वितरित कर दिया जाता है, वो क्लियर हो जाता है। इस तरीके से लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये तरीका होता है। इसमें क्या है, अभी हम प्रूफ ऑफ वर्क वाली सिस्टम से काम करते हैं कि जो अलग अलग सिस्टम में जुड़े हुए और भी सर्वर थे, एसोसिएटेड पर्सन थे, वहाँ तक जिनको जानकारी जाती है और वो कंप्यूटर से रिवॉर्ड के तौर पर उनको क्रिप्टो करेंसी मिलती है। तो ये सिस्टम कहलाया जाता है दोस्तों अभी जो काम करता है प्रूफ ऑफ वर्क। नया जो सिस्टम है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रूफ ऑफ स्टैक की, यानी कि जो स्टैक होल्डर है वो इसको प्रूव करेंगे। तो उसमें माध्यम से क्या है कि माइनिंग वगैरह की हमको कम ज़रूरत पड़ेगी, और इसके माध्यम से इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी खपत है वो कम की सकती है। तो अब नई प्रणाली की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्रिप्टो माइनिंग का स्थानीय समुदायों पर कम प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक जागरूक कदम हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि अगर हम दोनों के बारे में देखें तो जो अभी प्रूफ ऑफ वर्क मेथड, इसमें क्या होता है, बिटकॉइंस वस्तुतः माइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉकों के निर्माण और नेटवर्क की अखंडता को विनियमित करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग करते हैं। कुल मिला के यानी कि जैसे ही वो जनरेट करने का मैसेज आता है कि एक ब्लॉक जनरेट करना है या एक ट्रांजेक्शन होना है, तो अलग अलग जो माइनर है उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, वो प्रूव करते हैं। तो जब सभी जगह से वो चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये नया ट्रांजेक्शन हुआ है, सभी जगह लोकेट हो जाएगा। इस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज लेजर।
लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में क्या होगा, ये एक प्रकार की वैकल्पिक सर्वसम्मति आधारित प्रणाली है। इसके तहत क्या होगा कि टोकन की जो मालिक है, जो भी उस करेंसी के जो इशूअर है, जिन्होंने जारी किया है, वो नेटवर्क पर नियंत्रण सौंपा जाता है, उनके पास नियंत्रण होगा। एक प्रकार से ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जैसे सीबीडीसी वगैरह, तो उसमें जैसे ही कंट्रोल करने के लिए हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, इस तरीके से जो उसके मालिक है उनके ऊपर कंट्रोल हो, उनके पास कंट्रोल होगा। फिर दूसरा, अभिकार प्रणाली की बात करें तो इसके तहत क्या होता है, जो ब्लॉक जनरेट किया जाता है उसमें क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क के तहत 51% माइनिंग हैश रेट को नियंत्रित करने वाले जो माइनर के समूह द्वारा ही श्रृंखला में किसी संदिग्ध ब्लॉक को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, कुछ भी कह सकता है, मतलब जो नया जोड़ा जाए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ है। तो अभी जो माइनर का समूह है उनके पास ये अथॉरिटी होती है। बाद में क्या हो जाएगी, जो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर मौजूद कुल क्रिप्टो करेंसी के 51% हिस्से के जो धारक है, यानी कि जो स्टेक होल्डर है, उनके पास जो है ये सुविधा रहेगी, उनके पास ये अथॉरिटी रहेगी, वो किसी ब्लॉक को इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी और एनर्जी खपत कम होगी। तो पहले वाली पहेली को हल करने के लिए पहले माइनर का और उसके काम के लिए पुरस्कृत किया जाता है, और ये जो प्रूफ ऑफ स्टैक वाला सिस्टम रहेगा, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत ब्लॉक के निर्माण हेतु पुरस्कृत नहीं किया जाता, इसलिए ब्लॉक निर्माता द्वारा लेन देन शुल्क वसूल किया जाता है, और इसमें जो है एनर्जी का खपत भी कम होता है। फिर पीओबीडब्ल्यू की बात करें, प्रूफ ऑफ वर्क में, तो ऊर्जा की अधिक खपत होती है और इसमें माइनर्स की जगह वैलिडेटर्स का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऊर्जा की खपत कम होती है, जो मैंने आपको बार बार बताया। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें नॉन फंजिबल टोकन की। नॉन फंजिबल टोकन्स के ऊपर भी लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो ये देखिए, जो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल कोई पिक्चर वगैरह है, तो उसका हमने क्रिप्टोग्राफिक कोड में हम तब्दील कर देते हैं उसको, वो चीज़ कहला जाती है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो एक प्रकार के ड्राइंग है, एनिमेशन है, संगीत का कोई बैंड है, फोटो या वीडियो हो सकता है, इसको हम वो टेक्नोलॉजी के तौर पर इसका एक सर्टिफिकेट जैसा कुछ इशू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वास्तव में जो कंप्यूटर फाइल है, को इसके प्रमाण पत्र के साथ विनिमय या विक्रय किया जा सकता है। और इसका क्या है कि ऐसा नहीं होता है कि मान लो एक कोई पिक्चर थी, मान के चलिए कि आमिर खान की कोई स्पेशल पिक्चर थी, उसका एक जो है एनएफटी एक बनाया गया है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि उसके दो हिस्से काट काट के उसका उससे उसका बेचा सके, उसके माध्यम से लेन देन किया सके। इसी को आधार बना के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो इसलिए नॉन फंजिबल हो सकता है कि डिवाइडेड नहीं कर सकता। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये सभी जो एनएफटी की एक अनूठी विशेषता होती है, किसी भी अन्य समान टोकन से भिन्न मूल्य होता है इनका, कि भाई ये ऐसा नहीं होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी जैसे हों कि इसका लेन देन में उपयोग, ये इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, वो कितने में कोई बोली लगा रहा ऑक्शन वगैरह में, उस पर डिपेंड करती है। फिर ये डिजिटल रूप से दुर्लभ है, दुर्लभ ऐसा कि इसकी कोई सेकंड कॉपी नहीं बन सकती है। और तीसरा कि इन्हें संपूर्ण रूप से क्रय या विक्रय किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो आप अलग अलग हिस्सा कर देंगे तो वो विपरीत उन्हें विभाजित नहीं कर सकता, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर दोस्तों कुछ और हम थोड़ा सा स्पीड में देखें, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने है वो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के बारे में। तो इसमें न्यूज़ ये है कि चेहरा पहचान प्रणाली जो है, इसका प्रथम चरण मार्च 2023 तक कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद जो हवाई अड्डे हैं यहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो देखिए, जो अभी सिक्योरिटी जो एजेंसियाँ होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जैसे कि आप एयरपोर्ट वगैरह से बाहर जब निकलते हैं तो वो चेकिंग करते हैं, उसकी जगह पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को अपनाया जाएगा। तो इसको अपनाने क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से क्या होगा, तो फ़ायदे की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अभी जो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होती है, टिकट बुकिंग, हवाई अड्डे प्रवेश और बोर्डिंग वगैरह के लिए डिजिटली करने पर ये प्रोसेस हो जाएगी, तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसीजर हो जाएगी। अभी हमने देखा कि लास्ट टाइम अभी कुछ समय पहले दिल्ली एयरपोर्ट वगैरह में काफ़ी भीड़ लग गई थी, तो ऐसी समस्याओं से हम निपट सकते हैं। और ये सरकार की जो डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन की स्थापना की गई है, और ये DYF जो है एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तौर पे काम करी। तो इसकी ये पहल है एक प्रकार से कि इसको डिजिटल किया जाए ताकि हमारी प्रक्रिया आसान हो। तो दोस्तों जब हम फेस रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर एल्गोरिदम के आधार पे हमारे जो फेस होता है उसकी जो अलग अलग हड्डियाँ हैं, जैसे गालों की जो हड्डियाँ हैं, हमारे जो होंठ हैं, उनकी जो आकृति वगैरह का इसका मापन किया जाता है, कुल मिला के मापन किया जाता है, जो भी फेस की हड्डियाँ हैं अलग अलग आप यहाँ पे देख पाएंगे, और उसके आधार पे उसको संख्यात्मक कोड में तब्दील कर दिया जाता है। फिर जैसे ही अगर आप एंटर वगैरह करती हैं एयरपोर्ट वगैरह में, तो वो डेटा रहेगा पहले ही पास उनके पास, तो वो मैच कर लेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति आया नहीं आया या बाहर गया। तो इससे क्या हुआ कि जो इलीगल काम होते हैं वो भी रोके सकते हैं और बहुत सारी हम चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ हम फायदे नुकसान की बात करें दोस्तों, प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो पहले नंबर पे की तस्वीर ली जाएगी, आपके फेस की एक तस्वीर ली गई, स्कैन किया गया। जैसे कि अगर आपने लेंस कार्ड का कभी ऐड देखा हो तो उसमें वो स्कैन करता है, फिर आपके फेस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह उपयोग करके एक डेटा बनाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करता है कि भाई कौन सा वाला आपको ग्लास बेटर रहेगा।
तो ये डेटाबेस से, तो इसमें क्या किया जाएगा कि हमने ये डेटा ले लिया, फिर डेटाबेस से मैच किया जाएगा कि हाँ भाई ये वर्जन आया था नहीं आया था, और मिलान और पहचान फिर कर ली जाएगी कि हाँ भाई ये आया था, इसको जाने दो। इस तरीके से प्रक्रिया रहेगी, वो पूरे डिजिटली काम करेगी। फायदे नुकसान की बात करें दोस्तों, तो प्रवेश सुरक्षा जांच आदि जैसे चेक पॉइंट्स पर स्वचालित और तेज प्रोसेसिंग हो सकती है। अपराध की जांच में भी जो है इस सुविधा रहेगी और काफ़ी आसानी से इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। फिर अपराधियों, गुमशुदा बच्चों, व्यक्तियों, अज्ञात शवों इत्यादियों की पहचान भी हम आसानी से कर सकते हैं। फिर एफआरआर से जुड़ी जो चिंताएं हैं दोस्तों, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम है, इसमें क्या है, सरकार द्वारा प्रायोजित तौर पे निगरानी के लिए उपयोग किया सकता है। किसी इंडिविजुअल के ऊपर सरकार क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के कामों को लेकर विपक्ष के लोग होते हैं, बहुत सारे आवाज़ उठाते हैं। सरकार उनके डेटा को मिसयूज़ कर सकती है अलग अलग जगह पे कि उनकी लोकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए उनके बारे में, तो उनकी प्राइवेसी का वायोलेशन किया जा सकता है। फिर ये डेटा संरक्षण कानून है नहीं अभी इंडिया में, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया कैसे की जाएगी उसका भी उल्लंघन किया सकता है प्राइवेसी का। ये इन्फॉर्मेशन हो गई दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे सामने है वो है एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में। एक्सटेंडेड रियलिटी, तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने क्या है, जो स्टार्टअप हब है का स्टार्टअप हब और मेटा यानी कि फेसबुक जो है भारत, फेसबुक जो इंडिया है, उसने भारत में एक्सटेंडेड जो रियलिटी है उसके स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेज़ी लाने के लिए सहयोग कर रहे हैं ये दोनों मिलके। तो दोस्तों जब हम एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप की डिजिटल और वास्तविक सूचना को शामिल करते हुए उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले ये रियल वर्ल्ड अनुभवों के लिए प्रयुक्त शब्दावली है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, इसके बारे में हमने पहले ही बात की है, यूपीएससी ने काफ़ी पहले भी क्वेश्चन पूछा है, और इसका दोनों यूज़ करके मिक्स रियलिटी है, इसका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ऑगमेंटेड रियलिटी में, तो जैसे कि आप लैपटॉप में अगर कुछ देखते हैं और काफ़ी क्रिएटिव होता है, वो आपको लगता है 3D जैसी, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है वो तो 3D दिखती हैं। लैपटॉप में जैसे आप मोबाइल में कोई मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे जो कार दिखाई जाएगी वो 3D ऑब्जेक्ट एक प्रकार से दिख रहा है, तो एक प्रकार से ऑगमेंटेड रियलिटी है जो स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, और आप ऐसे मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट में आप बैठे, जैसे मैं बैठ के अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर जो है सिस्टम के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा, तो एक प्रकार का, या आप देख रहे हैं आप बैठ के, तो आप फिजिकल एनवायरनमेंट में भी हैं और वर्चुअल चीज़ें जो चल रही हैं उसको भी देख रहे हैं, तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाई जाएगी। और जो वर्चुअल रियलिटी है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि हम गैजेट्स का उपयोग करते हैं और आप कंप्लीटली जो आपका वास्तविक संसार से कट जाता है और आपको ऐसा एहसास होता है कि आप जैसे कि जो चीज़ भी देख रहे हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं, कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, आप वहीं पर रियल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। तो ये कह रहा कि नाम ही से के लिए आभासी वास्तविकता यानी कि जो वर्चुअल रियलिटी वहाँ पहुंच जाते हैं, और इन दोनों के मिक्सअप में इन दोनों का उपयोग किया जाएगा। अगर थोड़े से एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों, एक्सटेंडेड, इन सबको हम एक्सटेंडेड रियलिटी बोल देते हैं। तो जैसे कि क्या है, चिकित्सा क्षेत्र, तो यहाँ पे शारीरिक संरचना के 3D चित्र वगैरह प्रदान करने में और चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने में सहायक है। हम और अच्छे अभी जो एक्सरे वगैरह बनाते हैं उनमें और बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं। पढ़ाने के मॉडल्स में बहुत एडवांस जो बदलाव हम ला सकते हैं दोस्तों। फिर मनोरंजन और गेमिंग इंडस्ट्री में भी इसका एडवांस लेवल उपयोग किया सकता है। इंजीनियरिंग में जो मॉडल्स होते हैं या डिज़ाइन वगैरह के लिए जो अलग अलग सिमुलेशन एनालिसिस मॉडल होते हैं उनमें बहुत अच्छा उपयोग किया सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से शैक्षिक जो अनुप्रयोग है, पढ़ाने के तौर तरीके, उसमें बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। जैसे क्या है कि अभी तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वर्चुअल रियलिटी का मोड का उपयोग करके हम पढ़ा रहे हैं और आपने भी वैसा गैजेट्स लगाया, हो सकता है ऐसा हम आज से आने वाले कुछ सालों में करेंगे भी और देखेंगे भी, तो वो बहुत ही रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा और एडवांस एक्सपीरियंस होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये है कि दिल्ली हवाई अड्डा जो है वो चेक इन सामान को ट्रैक करने के लिए RFID सक्षम टैग का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो इसी संदर्भ में दोस्तों हम RFID, QR कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके बारे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे कि रियल टाइम अगर आपको ये बताया जाए प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, तो हम सभी आज की डेट में अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, कुछ सामान परचेज करते हैं, तो हम QR कोड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर हम दिल्ली मेट्रो में जो कार्ड वगैरह का उपयोग करते हैं तो हम वहाँ पर रखते हैं और फिर हम एंट्री कर सकते हैं रेलवे स्टेशन में। तो इस तरीके से हम वो नियर फील्ड एक प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो को पास में टच करके कार्ड वगैरह का उपयोग करके आप यूज़ करते हैं। फिर RFID में क्या होगा, यहाँ पर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाएगा और आसपास कोई भी चीज़ अगर वहाँ से निकलती है, पास होती है, तो उसके माध्यम से हम जो भी चीज़ें हैं उसको लोकेट कर सकते हैं रियल टाइम पे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊं तो RFID क्या है, एक वायरलेस सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम रेडियो जो वेव्स हैं इनका उपयोग करेंगे। इसमें टैग और रीडर की आवश्यकता पड़ती है। टैग लगा होता है, जैसे कि कोई भी कार है वो पास हो रही, वहाँ लगे है, जो टोल नाका होता है
वहाँ पर रीडर लगा होता है। तो वहाँ से जैसे कार निकली उसने लोकेट कर लिया कि हाँ भाई ये कार निकली, और आपके खाते से एसोसिएटेड था, जितना पैसा हो उसने काट लिया। बारकोड की बात करते हैं तो ये 2 डायमेंशनल होता है और डिवाइस को क्या है आसानी से इसको पढ़ा सकता है। इसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, फिर आपने स्कैन किया, जैसे कि हम फ़ोनपे के QR कोड का उपयोग करते हैं, तो आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स हैं वो उसके पीछे होती हैं, तो आपको नंबर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। या QR कोड में कोई वस्तु वगैरह है वहाँ पर भी QR कोड होता है, बहुत सारी चीज़ें, आप टैबलेट्स हैं, दवाई हैं, सायरप वगैरह, वहाँ पर भी QR कोड होता है, तो आप स्कैन करके उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं जो कंपनी ने दी है। फिर NFC क्या है, ये अल्प दूरी की एक वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है, ये भी वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है अल्प दूरी वाली। फिर दोस्तों यहाँ पर कार्यात्मक सीमा की अगर हम बात करें तो RFID जो है इसको रीड करने की जो दूरी हो, उपयोग की जाने वाली आवृत्ति है ना, 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 9 किलोहर्ट्ज तक पर निर्भर करती है। तो ये आसपास का ये जो इस जो वेव रेंज का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जब हम QR की बात करते हैं दोस्तों, तो QR में क्या होता है कि जितना भी अगर 1/1 मीटर का है तो आप 10 मीटर तक के डिस्टेंस में इसको देख के कवर कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा तो QR कोड होता नहीं है, मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको बताया, तो इस रेंज में काम कर सकता है। और NFC जो होता है वो एक दूसरे या भौतिक रूप से टच करना चाहिए, मतलब काफ़ी कुछ ही सेंटीमीटर के अंतराल तक उपयोग कर सकता है। और जो RFID हो गया दोस्तों वो कुछ मीटर तक की रेंज में काम कर सकता है। फिर अन्य महत्वपूर्ण कारक की बात करें तो RFID को टैग और रीड करने के लिए लाइन ऑफ साइट में होना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि आपके सामने जब RFID का जो रीडर है वो बिल्कुल सामने ही होगा, उसका टैग जो रीडर है वो टैग बिल्कुल सामने लगा हो कार के सामने और रीडर को सामने आए तब आके पड़ेगा, जैसे कि QR कोड में होता है। वैसा लाइन ऑफ साइट में होने की जरूरत नहीं है, आसपास से भी, पास में चारों तरफ से कहीं से भी निकलता है तो वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लेगा, रीड कर लेगा। और यहाँ पे QR कोड में क्या है, लाइन ऑफ साइट में होना जरूरी है। अगर आप मतलब पास में, क्योंकि सामने से ले जाके QR कोड को स्कैन करें थोड़ा बहुत आड़ा अच्छा चल जाएगा, तब भी वो काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है नियर फील्ड में कि सिंगल टच के साथ सूचना को शीघ्र और आसानी से प्रेस कर सकते हैं, कि आपको नियर पास में ले जाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। और दोस्तों जो RFID में क्या है, टैग में जो संग्रहित डेटा है वो रियल टाइम अपडेट हो जाता है, उसमें क्या है थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है अपडेट वगैरह होने में। फिर साथ ही यहाँ पे क्या है, एक और नई जो चीज़ है इंडिया स्टैक की यहाँ पे बात की, तो इंडिया स्टैक क्या है, देखिए भारत सरकार ने क्या किए हैं, भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे कि हम कोविन की बात करें, डिजी लॉकर की, आरोग्य सेतु की, UPI वगैरह की, NPCI वगैरह, NPCI ई संजीवनी वगैरह, मतलब डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी अच्छी पहल है, मतलब बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव हैं। तो सरकार क्या करती है कि इसको एक स्टैक बना दिया गया है, इसके लिए एक ओपन, यहाँ पे इंडिया स्टैक के बारे में कि एक ओपन API और डिजिटल पब्लिक गुड्स की तरह एक संग्रह है। ये जो इंडिया स्टैक है एक प्रकार से ओपन API, यानी कि ये ओपन सॉफ्टवेयर का सिस्टम अवेलेबल है, कोई और जो कंपनी चाहे या कोई और वर्ल्ड में दूसरी सरकार चाहे तो वो इसका उपयोग कर सकती है। तो एक प्रकार से जो भी हमने डेवलपमेंट किया है ताकि और भी संसार लोगों, अलग अलग देशों का भला हो सके, उसके लिए इंडिया स्टैक है। इसमें जो अलग अलग जितने भी हमने इनोवेटिव सिस्टम डेवलप किए हैं उसमें ये शामिल है। तो वो क्या है, इसका उद्देश्य है जनसंख्या के अधिकांश हिस्से की पहचान, डेटा और भुगतान के आर्थिक अवसरों को उपलब्ध कराना है, ताकि जो जैसे कि हमारे यहाँ पर जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है कि भाई जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति है वो भी डिजिटल लेन देन प्रक्रिया भागीदारी हो सके, उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह हो सके इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया जाए। तो उसके लिए एक इंडिया स्टैक एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है। और इसकी वजह से अगर आप हेडलाइन में ही अगर आप देखें कि ये न्यूज़ में क्या था कि इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यानी कि इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज, ज्ञान का यहाँ वहाँ वो किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा उससे संबंधित। तो इंडिया स्टैक मतलब कि भारत के कुछ जो स्टैक जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो अलग अलग हमने API की बात करी, अलग अलग ऐप के, ये ओपन सोर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे, कोई और देश की सरकार इसके आधार पर सिस्टम बना के डेवलप कर सकती है। अभी क्या है, इंडिया की जो सरकार है उसके पास ये कॉपीराइट्स वगैरह जो होते हैं, कॉपीराइट्स या पेटेंट राइट्स हैं, तो वो एक प्रकार से इनको ग्रांट में दे देगी, आपको इसके लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों इंडिया स्टैक। फिर कुछ छोटी छोटी पहलें हैं साथियों, जैसे ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट, ये एक घोषणा पत्र जो है जारी किया गया था कि दुनिया भर में जो है खुला, स्वतंत्र और तटस्थ इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाए। तो इसमें क्या है, अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस इत्यादि ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जो बड़े देश हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भारत, चीन और रूस ने इसमें शामिल नहीं है और इन लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर इसी से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमने इकोनॉमी में कवर की थी बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन है जो साइबर सिक्योरिटी से डील करती है, दुनिया भर में एकमात्र ऐसी संधि है जो साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आधार पर, जो इसके आधार पर एक समझौता है। लेकिन यह करता है, इसमें डेटा साझा करने की बात की गई है जो कि हमारी राष्ट्रीयता का उल्लंघन करती है, इसलिए इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तो याद रखिए कि भारत ने बुडापेस्ट कन्वेंशन को नहीं स्वीकार किया है, हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे है इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में।
तो ये क्या है कि इंडिया IGF, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संपन्न हुआ है, हाल ही में न्यूज़ ये है। तो ये क्या है, UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। इसके माध्यम से क्या है, इंटरनेट के जो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नेंस, सरकार, निजी सरकार, मतलब जो हर चीज़ जहाँ पे होती है, इसके सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं इत्यादि का विकास सम्मेलन इत्यादि किया जाता है। तो ये उससे संबंधित है। बस इतनी सी बात हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या है कि कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेट की कोई एकल प्रभारी संस्था नहीं है, प्रमुख भी करता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए कि इंटरनेट की गवर्नेंस कैसे सिस्टम वगैरह काम करे और अच्छे से हम स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह कर सकें, उसके लिए कार्यक्रम है। फिर यहाँ पर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया दोस्तों। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि निक्सी ने जो है डिजिटल इंडिया विजन के तहत पश्चिम बंगाल में 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स स्थापित किए हैं। तो ये क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यहाँ पर जो ये जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है, यहाँ पे एक प्रकार का ये भौतिक नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो प्राथमिक नेटवर्क प्रदाता इससे अपने नेटवर्क को जोड़ते हैं और ट्रैफिक आदान प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो अलग अलग कंपनी के जो लोग होते हैं उसके वो सब यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका उद्देश्य जो बारे में निक्सी 2003 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है और इसका उद्देश्य जो है परस्पर संबद्ध ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सदस्यों के बीच घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान को सुगम बनाना। कल हमने जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बात करी थी 5G वाले, तो वो उस कॉन्टेस्ट में था। इसमें कुछ फिजिकल ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर ये ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है, रिलायंस जियो वगैरह, ये अपने आपस में एक दूसरे का जो नेटवर्क है वो शेयर कर सकते हैं, आदान प्रदान को सुगम बनाना है। तो ये उससे संबंधित है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और न्यूज़ ये थी कि पश्चिम बंगाल में 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट स्थापित किए गए। बस हो गई जानकारी। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ और बात करें, ये जो निम्नलिखित पर कार्य करता है, कुछ बोला गया है .in इंडिया और रजिस्ट्री भारत का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं IPv4 IPv6 का आवंटन, और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को ध्यान रखना नहीं है। IPv4 और IPv6 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं, ये ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अगली न्यूज़ है 2 अफ्रीका पल्स। तो ये 2 अफ्रीका पल्स क्या है, तो ये क्या है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट की जो केबल्स बिछाई जाती हैं ज़मीन के नीचे, तो उसमें भारत में 2 अफ्रीका पल्स का विस्तार करने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ जो मेटा है फेसबुक ने वो साझेदारी की है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो केबल, जो नई केबल बिछाई जाएगी, समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी केबल प्रणालियों में से एक है और इसको अफ्रीका, एशिया और यूरोप के आपस में जोड़ेगी। तो ये मेटा फेसबुक ने जो एयरटेल के साथ साझेदारी की है, ये इन्फॉर्मेशन है 2 अफ्रीका पल्स। फिर ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक प्रकार से पहल है। इसमें क्या है कि जो दुनिया भर की 100 ऐसी कंपनियां हैं जो आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल 4.0 टेक्नोलॉजी है, यानी कि चौथी औद्योगिक क्रांति की जो टेक्नोलॉजी, इसमें जो लीडिंग कंपनी है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो भारत की कुछ कंपनियां जैसे कि सिप्ला की इंदौर ओरल सॉलिड डोसेज, हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और चेन्नई में श्री सिटी स्थित मॉडल, इनको इसमें शामिल कर लिए गए। ये इन्फॉर्मेशन है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है, ये हो गया। फिर ITCU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम दोस्तों, ये है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम। तो न्यूज़ ये है कि संचार मंत्रालय ने एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के RSF की मेजबानी की है। रीजनल जो इसका मानकीकरण जो फोरम है, इसकी जो मेजबानी की है भारत ने, संचार मंत्रालय ने, भारत के संचार मंत्रालय ने। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हमने न्यूज़ में ही देख लिया कि ये क्या चीज़ है, अलग अलग रीजन के लिए इनके फोरम होते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। हमारे लिए ITU इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। इसमें 193 सदस्य देश राष्ट्र के साथ 900 कंपनियां, विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसका काम ही क्या है भाई, तो वैश्विक इंटरनेट जो रेडियो स्पेक्ट्रम होते हैं, उपग्रहों की कक्षा का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको इंश्योर करना। फिर नेटवर्क और तकनीकों के आबादित इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करने वाले मानक तैयार करना, अल्पसेवित वैश्विक समुदायों के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी वगैरह मुहैया कराना, ये चीज़ें। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन समय समय पर इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं और न्यूज़ में ये चीज़ बनी रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नई न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे जो मिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसने क्या है, डिजी लॉकर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित करने तथा एक्सेस करने में सक्षम बनाया है। डिजी लॉकर में क्या है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके ऊपर UPSC ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा, उसका जो डेटा है तो वहाँ पर वो डिजी लॉकर के माध्यम से एक्सेस किया सकता है। अभी डिजी लॉकर के बारे में बात करें तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पहल है। इसमें क्या किया जाता है, तो सबसे पहले भाई जैसे कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए डिजी लॉकर का। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी जानकारी वगैरह फिल करेंगे, नंबर डालेंगे,
उसके बाद आपको एक कोड वगैरह आएगा आपके, जो उससे रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके जो आपके आधार नंबर है उससे एसोसिएट हो जाएगा। और फिर वहाँ पे आपको जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है या और भी जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उस पर जो भी रजिस्टर्ड है, वहाँ से आप उनसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ आ सकते हैं, आप उनको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे आप कॉलेज की डिग्री वगैरह। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इसको सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 के तहत डिजी लॉकर में जो भी दस्तावेज हैं उनको मूल भौतिक दस्तावेज के समान माना जाएगा। मतलब कहीं पर अगर आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है और आप उनको दिखा देंगे डिजी लॉकर से तो उनको मानना पड़ेगा, और नहीं मानता तो फिर मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कोर्ट में जाकर दावेदारी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रोसेस लाया गया था, मैंने आपको जो बताया उससे आप समझ गए होंगे। दोस्तों फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है वो क्या है, दूरसंचार क्षेत्र में आईपीआर को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप टू प्रमोट आईपीआर इन टेलीकॉम सेक्टर में। इसके लिए क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। इसमें क्या है, ये रोड मैप में सॉवरन पेटेंट फंड बनाया जाएगा। इसमें क्या है, जो अलग अलग जो पेटेंट एकत्र करने के लिए सहायता वगैरह मुहैया कराई जाएगी सॉवरन पेटेंट फंड के माध्यम से, यानी जो सरकारी फंड होगा। फिर भारत टेक्नोलॉजी बैंक एक चीज़ बनाई जाएगी। इसमें क्या है, ज़रूरतमंद देशों को मामूली शुल्क में भुगतान पर भारतीय पेटेंट देने की योजना है कि कम शुल्क पर ही आप इस पर काम कर सकते हैं। वो मतलब ये जो इंडिया के जो पेटेंट है इसका उपयोग करके वो उपयोग कर सकते हैं कम शुल्क देकर। फिर क्या है, डिजीकॉम बौद्धिक संपदा प्रबंधन बोर्ड इसमें बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं इससे संबंधित, ये टेलीकॉम इनोवेशन और उसमें लाने के लिए। फिर कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी और कुछ कॉन्सेप्ट की बात की है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात की है, एफएम की बात की है। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि जो एफएम का तीसरा चरण के नीति दिशा निर्देशों को संशोधन मंजूरी प्रदान की है। अब ये सब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे लिए ये ध्यान रखने की बात है कि जो एफएम होता है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज पे मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, और इसमें फेज और एम्पलीट्यूड को स्थिर रखते हुए वाहक तरंग रेडियो तरंग की फ्रिक्वेंसी को व्यवस्थित किया जाता है। इसका उपयोग करके हम एफएम सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इसके गुण क्या है, 80 की लचीलापन मॉड्यूलेट करने में आसान है, दोस्त खराब स्पेक्ट्रम दक्षता है, अधिक जटिल डिमोलेटर वगैरह है। थोड़ी सी क्या चीज़ है, इससे एसोसिएटेड हो गया। फिर यहाँ पे एम्बेडेड सिम की बात यही है दोस्तों, ये एक प्रकार के ई सिम होंगे। अभी क्या होता है, जो सिम अपन उपयोग करते हैं उसमें वो अलग से सिम वगैरह लगानी पड़ती है। तो इसमें क्या होगा कि सिम को बगैर बदले वहाँ पर रिमोट प्रोविजनिंग के द्वारा सिम प्रोफाइल में परिवर्तन किया सकता है और दूसरी कंपनी को सिम में उसको कन्वर्ट किया सकता है प्रकार से। और ये परंपरागत सिम के विपरीत कई एप्लीकेशन का समर्थन करती है, साथ ही से दूरस्थ क्षेत्र से रिमोटली आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया सकता है। तो ये एक प्रकार की ई सिम हो गई। फिर नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम आरवट फर्स्ट की, तो आरवट फर्स्ट क्या है, एक प्रकार का ये एनालॉग चिपसेट है, एक प्रकार का ये सेमीकंडक्टर प्रोसेसर जैसा है। सेमीकंडक्टर प्रोसेसर है, उसका फुल फॉर्म ही, इसका जो मतलब है वो है एनालॉग रिकॉग्निफेबल टेक्नोलॉजी एंड वॉइस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर एआई टास्क। जो इंडिया में एआई टास्क हैं उसके लिए हमने स्वदेशी तौर पर भारतीय विज्ञान संस्थान ने आरभट्टा फर्स्ट नामक इसका एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है, मतलब अभी जिसका उपयोग करके देखा जा रहा है प्रैक्टिकली। फिर ये वाइबल होगा तो इसको रियल टाइम मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाया जाएगा। तो ये क्या है, डिजिटल चिप्स की तुलना में ये अधिक तेज होगा और इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक प्रकार का ये सेमीकंडक्टर चिप्स है, क्योंकि उसके बाद वो प्रोसेसर है एक प्रकार का, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन या ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, एलेक्सा, सीरी वगैरह, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए और सहायता मिलेगी इसकी मदद से दोस्तों। फिर जो विभिन्न मशीन लर्निंग वगैरह जो प्रोग्राम्स हैं उनको डेवलप किया सकता है, ये चीज़ हो गई। फिर साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ दिशा निर्देश जो है, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इसने जारी की, इसके बारे में कल हमने देखा था। तो ये जो आईटी अधिनियम 2000 इसके अकॉर्डिंग जारी किए गए हैं। इसमें यह बोल दिया गया है कि भाई सभी सरकारी और जो निजी एजेंसियां उनको अनिवार्य रूप से 6 घंटे के भीतर अगर कोई साइबर अटैक होता है तो उनको रिपोर्ट करना होगा CERT इनको। फिर इसमें क्या है, जो सभी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लॉक्स को सक्रिय करना। कुल मिला के ये लॉक्स की बात होती है, तो अलग अलग जो डेटा उसमें रखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। ऊपर मैंने यहाँ पर लिख के इसको अलग से बताया हुआ था। तो ये चीज़ क्या है, ये लॉक का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि लॉक किसी संगठन के सिस्टम और नेटवर्क में होने वाली घटनाओं का एक प्रकार से रिकॉर्ड होता है। तो वो चीज़ लॉक के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर जो लॉग वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है उससे संबंधित जो है सक्रिय करना होगा। 180 दिनों की रोलिंग अवधि के लिए लॉग को सुरक्षित रूप से बनाए रखना होगा भारतीय अधिकार क्षेत्र में, और साथ ही इन लॉग्स को जो है जो भी डेटा वगैरह ये है भारतीय अधिकार क्षेत्र में ही रखना होगा। फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में हमने कल देखा था, तो वहाँ पर वो देख लीजिएगा आप। और 5 वर्ष से उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनको सुरक्षित रखना करना होगा। फिर दोस्तों नई जो एक और जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो क्रिप्टो जैकिंग के बारे में। क्रिप्टो जैकिंग क्या है, एक प्रकार का ये साइबर अटैक है। तो इसमें क्या किया जाता है, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का वैसे ही पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर डिवाइस है
वो हमलावर हैक कर लेता है और अवैध रूप से फिर क्रिप्टो करेंसी की कॉइन माइनिंग के लिए इसका उपयोग, संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रकार से क्रिप्टो हैकिंग कहलाई जाती है। फिर दोस्तों ब्लू बगिंग के बारे में बात है। ब्लू बगिंग क्या है? ये हैकिंग का एक रूप है और इसमें जो साइबर हमलावर होते हैं वो खोज योग ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से, मतलब जो ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से अटैक करते हैं हमारे डिवाइस के ऊपर और डिवाइस तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। और फिर इसके बाद जब वो कर लेते हैं तो एक बार जब बग आ जाता है, ब्लू बग जो आपके मोबाइल में ब्लू बग जो बग पहुंचा दिया जाता है, तो ये बग क्या करता है कि फिर आ जाने के बाद कॉल हमारी सुन सकता है, संदेश पढ़ सकता है और भेज भी सकता है संदेश, और संपर्कों को चुरा सकता है, उन्हें बदल भी सकता है। तो ये चीज़ कहलाई जाती है ब्लू बगिंग। रोकने के लिए क्या है भाई उपाय? तो भाई ब्लूटूथ को कम जो है जब आप उपयोग ना करें तो बंद कर दें, डिवाइस को अपडेट करते रहना चाहिए, सार्वजनिक वाईफाई का लिमिटेड उपयोग करना चाहिए। फिर दोस्तों जो एक और इन्फॉर्मेशन है वो हर्मिट के बारे में। हर्मिट क्या है? एक नया प्रकार का स्पाईवेयर है। तो ये स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों? ये स्पाईवेयर क्या है? एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, मेलवेयर होता है, मतलब एक गलत इंटेंशन के इरादे से आपकी जानकारी को भेजा जाता है। स्पाईवेयर नाम ही है जो आपकी जानकारी को चुराएगा। इसे गुप्त डेटा ट्रांसमिशन के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइस पे स्थापित किया जाता है। तो हर्मिट क्या है? एक नया प्रकार का स्पाईवेयर है और इसमें एंड्रॉयड और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में प्रभावित करने की क्षमता है। न्यूज़ ये है कि ये एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर, कॉमर्शियल स्पाईवेयर है। इसका यूज जो है कजाकिस्तान, इटली और उत्तरी सीरिया की सरकारों ने अपने नागरिकों पर उपयोग किया था। तो ये हर्मिट क्या है इसमें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर परम पोरुल क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है और तिरुचिरापल्ली, एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। ये देश के अंदर दोस्तों अभी जो है हमारे जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके अंतर्गत अभी 24 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग क्षमता के देशों में 15 कंप्यूटिंग स्थापित किए जा चुके हैं और सबसे पहला जो हमारे इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम सेवा। ये इन्फॉर्मेशन हुई। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। ये क्या है कि भारतीय विज्ञान संस्थान है ये ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर विकसित किया है। इसमें क्या होगा कि डेटा इंक्रिप्शन में सुधार कर सकता है ये और संवेदनशील जो डिजिटल डेटा है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड आदि इत्यादि के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हमने जब कार्ड टोकनाइजेशन की बात करी थी तो वो जो कार्ड की हमारी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको जो है वो हम टोकन में बदल देते हैं, एक प्रकार से इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदल सकते हैं। तो उसी के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान ने ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर ट्रंक का इस्तेमाल किया है जिसको इनक्रिप्शन के लिए उपयोग किया सकता है। तो ये ट्रंक क्या है? ये हो गया। फिर बाकी इसमें ज़्यादा उतनी जानकारी उपयोग नहीं है। इसमें क्या ये किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की अनिर्दिष्ट गति का उपयोग करके यादृच्छिक संख्या का सृजित किया जाता है। तो वो मैंने जो सबसे शुरुआत में आपको एग्जाम्पल बताया था क्वांटम वाला, उस तरीके से कुछ करके उसको बदला जाएगा किसमें, एक प्रकार से क्रिप्टो जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सक्लूसिव जो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन उसमें बदला जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। ये तिहान क्या है? तो ये भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन सुविधा केंद्र तिहान का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। तो ये पहला भारत का नेविगेशन सर्विस वो है। इसमें क्या है जो मानव रहित जमीनी और हवाई वाहन परीक्षणों दोनों के लिए विकसित किया गया है। बस इतनी जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? आने वाली पीढ़ी और जो एडवांस पीढ़ी है उसके लिए स्मार्ट मोबिलिटी तकनीकों को भारत को आगे बढ़ाने में उपयोग करेगा। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी, ये जो आखिरी की इन्फॉर्मेशन थी ये वन लाइनर जैसे मैंने आपको बताया। तो कौन सी चीज़ किससे एसोसिएटेड है इसी में कुछ जाए थोड़ा सा क्या है फास्ट करने के चक्कर में कई बार वो डायरेक्टली भी पढ़ना पड़ा है, तो लेकिन अभी हम समझ जाएंगे उससे से हमारा काम चल जाएगा। क्या है जो कॉन्सेप्ट है उनको समझना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी की ये टू लाइन की इन्फॉर्मेशन होती है, वो डायरेक्टली कीवर्ड्स के बेस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं किससे एसोसिएटेड, इसलिए हमने इनको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कवर किया है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।